ठीक है, अब स्टूडेंट्स मेरी बात सुनना। कल मैंने आरटीपी का आपको क्वेश्चन करा दिया, बिल्कुल सर, कल आपने हमको क्वेश्चन करा दिए। आरटीपी में हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन करा था वो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा था कि नहीं करा था? बिल्कुल सर, आरटीपी में हमने सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा था, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद हम लोगों ने जो एक फुल लेंथ क्वेश्चन है, मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि जो पेपर का पहला पहला क्वेश्चन आता है, वो भी हम लोगों ने कर लिया था। अब उसके बाद देखिए, ये कुछ चार क्वेश्चंस और हैं, 7, 8, 9, 10, जो हमें आरटीपी में दे रखे हैं, जो चारों के चारों क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। जैसे अब पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को पहले समझने से पहले आपको ये समझना है कि ये जीएसटी में अमेंडमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। छोटा सा इस बार एक अमेंडमेंट आया है, छोटा सा एक अमेंडमेंट आया है। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी नोट्स के अंदर, अपनी बुक के अंदर, सब जगह जहां पर भी आपने आरसीएम पढ़ के रखा है, इस अमेंडमेंट को जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अगर आप प्रेफर करना चाहते हैं तो आईसीएम मॉड्यूल के अंदर प्रेफर कीजिएगा इस अमेंडमेंट को नोट डाउन करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, आरसीएम होता है, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आप सब जानते हैं सेक्शन 9(3) में होता है। अब 9(3) के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारी सर्विसेज नोटिफाई करी हुई है जिस पे आरसीएम होता था। अब प्लीज एक अमेंडमेंट पे फोकस कीजिएगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप नोट डाउन भी कीजिएगा अमेंडमेंट को। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इस अमेंडमेंट को नोट डाउन भी कीजिएगा। ठीक है, और रिस्पेक्टिव चैप्टर में करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, बाकी जैसे आप कंफर्टेबल हो। सर, अगर हम चैप्टर नंबर 3 निकालते हैं, अगर हम चैप्टर नंबर 3 निकालते हैं, तो चैप्टर नंबर 3 में आईसीएम मॉड्यूल के पेज नंबर के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं, पेज नंबर 3.16 के आसपास आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मिलेगा। तो वहां पे अगर आपको याद हो तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पर आरसीएम होता था। अब सब जानते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पर आरसीएम होता था कि नहीं होता था? बताइए मुझे, होता था? यस सर। अब मुझे देखकर बताइए, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में मान लीजिए कि सप्लायर है, मान लीजिए इधर एक रिसिपिएंट है। अच्छा, मुझे बताइए स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में, ये तो मैंने आपको सिखा रखा है कि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये आता है हमेशा माइंड में कि यार रिसिपिएंट किसे माने। तो एक सिंपल सी ट्रिक ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये ध्यान दीजिएगा कि कंसिडरेशन किस पर्सन ने चुकाई है। जिस पर्सन ने कंसिडरेशन चुकाई होगी उसी पर्सन को रिसिपिएंट मान लिया जाएगा। बताइए, ये चीज क्लियर होती है या ये चीज नहीं क्लियर होती है? फटाफट बोलिए। यस सर, क्लियर होती है। अब मान लीजिए, अब मान लीजिए यहां पर सप्लायर है, और सप्लायर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहा है रिसिपिएंट को। अब याद है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब लगता था? याद है आरसीएम कब लगता था? आरसीएम इज एप्लीकेबल, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पे आरसीएम एप्लीकेबल होता था। मुझे बताओ सप्लायर में क्या लिखा है? सप्लायर कोई भी हो सकता है क्या? जल्दी बोलो। यस सर। बिल्कुल, सप्लायर कैन बी एनी पर्सन। लेकिन आरसीएम लगाने के लिए क्या रूल होता है कि जो रिसिपिएंट होता है, रिसिपिएंट या तो बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए, या तो रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए, या रिसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए। या तो रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए या रिसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, तो ही तो आरसीएम लगता था। बताओ, अग्री हो क्या? जल्दी बोलो, अग्री हो क्या? यस सर। ठीक है, अब इस यस बार सर। एक हल्का सा अमेंडमेंट आया है, बोलिए बेटा। कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो सर समझिएगा, समझिएगा, अब जो अमेंडमेंट आया वो ये आया कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब लगेगा। बोले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तब लगेगा जब रिसिपिएंट तो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म हो। रिसिपिएंट तो कौन हो बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। वो तो ठीक है, वो तो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बस आपको बुक में इतना सा लिखना है, अब बुक में इतना सा लिखना है, और ये डायग्राम भी चाहो तो बना लेना। सप्लायर कैन बी एनी पर्सन। अभी अमेंडमेंट क्या है, बोले सप्लायर कोई भी हो सकता है। अमेंडमेंट क्या है, बोले सप्लायर कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर रिवर्स चार्ज लगाना है, अगर क्या लगाना है, बोले रिवर्स चार्ज लगाना है, तो इन्होंने बोला सप्लायर शुड बी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब आप आरसीएम लगाने के लिए उन्होंने एक और कंडीशन ऐड कर दी स्पॉन्सरशिप में। वो ये ऐड कर दी कि जो सप्लायर है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। जो कौन है बेटा? सप्लायर है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। रिसिपिएंट तो कौन होगा? बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म। सप्लायर मस्ट बी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट।
यानी अगर सप्लायर बॉडी कॉरपोरेट है तो आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगाएंगे। आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तभी लगाएंगे जब सप्लायर इज अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉरपोरेट। ये छोटा सा एक अमेंडमेंट आया, ये छोटा सा एक अमेंडमेंट आया जो आपको ध्यान रखना है और अपनी बुक्स में नोट डाउन भी करना है। अब इसी अमेंडमेंट से रिलेटेड आरटीपी में क्वेश्चन भी है, इसी अमेंडमेंट से रिलेटेड आरटीपी में क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 7। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 में मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के क्वेश्चन कराऊंगा, फटाफट क्वेश्चन को करेंगे और आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है रीगल फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स, रीगल फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइज्ड अ बिजनेस समिट इन सूरत। सूरत में कोई बिजनेस समिट हो रही है, बढ़िया बात है, गुजरात। इन विच ऑल द स्टार्टअप्स वर इनवाइटेड टू पिच देयर बिजनेस आइडियाज। ठीक है, एक बिजनेस समिट हो रही है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं वहां पर। पंडित जूल प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र स्पॉन्सर्ड द समिट। पंडित जूल ने समिट को स्पॉन्सर किया है, ध्यान रखना। एंड पेड अ स्पॉन्सरशिप फी ऑफ 1,50,000 टू रीगल फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स। बस इतना पढ़ते हैं, आगे का छोड़ दो एक बार। पहले मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है। सर्विस तो स्पॉन्सरशिप की हो गई, ये तो मुझे क्लियर हो गया। मुझे ये बताइए सप्लायर कौन है और रिसिपिएंट कौन है, जल्दी बोलिए। सर सप्लायर तो रीगल फाउंडेशन है एंड रेसिपिएंट आपका वो पंडित ज्वेल्स। पंडित ज्वेल। देखो सप्लायर तो अपने आप पता चल जाएगा, इतना माथा पच्ची नहीं पालनी, मेन देखना है रिसिपिएंट कौन है। रिसिपिएंट पंडित जूल प्राइवेट लिमिटेड है, क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन का पेमेंट कौन कर रहा है बेटा? पंडित जूल पे कर रही है। अब डायग्राम को बना लो। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एक छोटा सा डायग्राम बना के करो जिससे गलत ना हो। अब सर जो रिसिपिएंट है और जो सप्लायर है, वो क्लियर होने के बाद क्वेश्चन 1 मिनट का बचा है। रीगल फाउंडेशन, रीगल फाउंडेशन बच्चों सप्लायर है, रीगल फाउंडेशन बच्चों सप्लायर है और वो सर्विसेज दे रही है स्पॉन्सरशिप की। किसको दे रही है स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज? बेटा स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दी जा रही है पंडित ज्यूल प्राइवेट लिमिटेड को, पंडित ज्यूल प्राइवेट लिमिटेड को। ये बच्चों हमारी रिसिपिएंट है, ये बच्चों हमारी रिसिपिएंट है। अब क्लियर लिखा हुआ है पंडित ज्यूल प्राइवेट लिमिटेड, तो पंडित ज्यूल प्राइवेट लिमिटेड क्या हो गई बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट हो गई। तो रिसिपिएंट तो बॉडी कॉर्पोरेट है भैया। अब लॉ ने बोला था आरसीएम तब लगाएंगे जब रिसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट हो, तो भैया रिसिपिएंट तो है बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपिएंट तो है बॉडी कॉर्पोरेट, तो भैया अब रिसिपिएंट तो बॉडी कॉर्पोरेट है। बट अब हमारे पास आरसीएम की दो कंडीशन हो गई, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म होनी चाहिए और सप्लायर शुड बी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अब सप्लायर के बारे में कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में अभी तक, आगे पढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स। बोले आपको ये बताना है टैक्स देने की लायबिलिटी किसकी है। इफ पहला केस बोला रीगल फाउंडेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बोले अगर रीगल फाउंडेशन बॉडी कॉर्पोरेट होगी तो क्या होगी? अगर रीगल फाउंडेशन बॉडी कॉर्पोरेट है यानी सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है। अब इस बार अमेंडमेंट ये आ गया कि अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट होता है तो हम आरसीएम नहीं लगाएंगे। आरसीएम कब लगाएंगे? वेयर सप्लायर इज अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तब इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा मतलब फॉरवर्ड चार्ज है, तो फॉरवर्ड चार्ज है तो जीएसटी देने की लायबिलिटी किसकी है? रीगल फाउंडेशन की। तो आप पेपर में लिख के आएंगे रीगल फाउंडेशन इज लायबल टू पे जीएसटी, रीगल फाउंडेशन इज लायबल टू पे जीएसटी। बोले जीएसटी रीगल फाउंडेशन देगा, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। सेकंड पार्ट पर आओ। बोले अगर रीगल फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट फिर क्या होता? भैया अगर रीगल फाउंडेशन इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट तो आरसीएम की दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। पहली कंडीशन है सप्लायर शुड बी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो बिल्कुल साहब सप्लायर एक ऐसा पर्सन हो गया इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरी कंडीशन क्या थी? जो रिसिपिएंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म हो, तो रिसिपिएंट तो बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म है ही, नजर ही आ रहा है, देखो ये रहा सामने सामने। तो अब क्या लगेंगे यहाँ पे? आरसीएम लगेगा। तो अब आप यहाँ पे बोलोगे आरसीएम इज एप्लीकेबल। अब आरसीएम एप्लीकेबल हो गया तो जीएसटी देने की लायबिलिटी किसकी आ गई? रिसिपिएंट की आ गई। रिसिपिएंट कौन है यहाँ पर? रिसिपिएंट बच्चों यहाँ पर है पंडित जूल प्राइवेट लिमिटेड। तो अब आप इस वाले सेकंड वाले पार्ट में बोलोगे पंडित जूल
is liable to pay GST. Pandit Jewel is liable to pay GST. बच्चों आया नहीं आया समझ में, फटाफट बोल दो। यस सर। क्लियर यस है? सर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा इजी सा सवाल है। एग्जेम्पशंस खोल के रखना। एग्जेम्पशंस अगर आंखों के सामने खोल के रखोगे सवाल में नहीं अटकोगे। मैं आपको बताता जाऊंगा हमारे नोट्स में कौन सा एग्जेम्पशन कहाँ पर अवेलेबल है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता जाऊंगा हमारे नोट्स में कौन सा एग्जेम्पशन कहाँ पर अवेलेबल है। आप एग्जेम्पशन देखते जाइएगा, आपका सवाल होता जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, आप एग्जेम्पशन देखते जाइएगा, आपका सवाल होता जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले अपने नोट्स में एक आपको हेड मिलेगा, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट का। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट का। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट में पहला पहला पॉइंट देखिएगा। पहले रिकैप करा रहा हूं, पहले रिकैप करा रहा हूं, और इसको लिख लेना कहीं पर अगर याद नहीं रहे, है ना। इसको लिख लेना कहीं पर याद नहीं रहे, वैसे रहेगा याद। पहला पहला पॉइंट ये था, अगर आप ध्यान दोगे, अगर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, सबसे मेन पहला वाला ही पॉइंट है, बाकी तो सारे आसान है। एनी पर्सन अगर सर्विस दे रहा है, एनी पर्सन अगर सर्विस दे रहा है, कौन सी सर्विस दे रहा है? मैंने आपको बताया था कंपोजिट सप्लाई दे रहा है। तो कंपोजिट सप्लाई दे रहा है। कंपोजिट सप्लाई में याद ये रखना है कि जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो लेस देन और इक्वल टू 25% ऑफ टोटल सप्लाई होनी चाहिए। तो अगर कोई भी पर्सन कंपोजिट सप्लाई है और वैल्यू ऑफ गुड्स लेस देन या इक्वल टू 25% है, और सर्विस किसको दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है, यूनियन टेरिटरी को दे रहा है, या वो सर्विस आप लोकल अथॉरिटी को दे रहे हो, तो लॉ ये बोलता था कि ये सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। लॉ ये बोलता था कि ये सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन एग्जेम्पशन की एक कंडीशन थी, अगर आप याद करोगे, कि ये जो सर्विस देनी है सीजी को, एसजी को, या यूनियन टेरिटरी को, जिसको भी आपको देनी है, वो होनी चाहिए इन रिलेशन टू, वो होनी चाहिए इन रिलेशन टू फंक्शंस, इन रिलेशन टू फंक्शंस। किसके रिलेशन में होनी चाहिए बेटा? फंक्शंस के रिलेशन में होनी चाहिए। इन रिलेशन टू फंक्शंस होनी चाहिए। किसके रिलेशन में होनी चाहिए? फंक्शंस के रिलेशन में होनी चाहिए। इन रिलेशन टू फंक्शंस जो हमने किसको दिए हैं? म्युनिसिपैलिटी को दिए हैं। इन रिलेशन टू फंक्शंस एंट्रस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी। इन रिलेशन टू फंक्शंस वो किसके रिलेशन में होनी चाहिए बच्चों? याद करो। इन रिलेशन टू, वो होनी चाहिए इन रिलेशन टू, किसके रिलेशन में? इन रिलेशन टू फंक्शंस entrusted to municipality, in relations to functions entrusted to municipality और पंचायत। पहले मुझे बताइए ये क्लियर है क्या? ये वाला एग्जाम्शन मिल रहा है आपको अपने नोट्स में? यस मिल सर। रहा है क्या? बहुत बढ़िया। अब सर इस क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है एपेक्स फैसिलिटीज प्रोवाइडेड। तो एपेक्स फैसिलिटी हो गई बेटा सप्लायर। एपेक्स लिमिटेड प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइडेड? सिविल मेंटेनेंस सर्विस। सर्विस हो गई सिविल मेंटेनेंस सर्विस फॉर अपकीप ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हेड ऑफिस। मतलब मेंटेनेंस की सर्विस दी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के ऑफिस की मेंटेनेंस कराने के लिए। अच्छी बात है। अब सर मुझे ये बताइए, आप सिविल मेंटेनेंस सर्विस दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि आप क्या दे रहे हैं? सिविल मेंटेनेंस सर्विस दे रहे हैं, उसमें मुझको प्रॉब्लम नहीं है। सिविल मेंटेनेंस सर्विस दे रहे हैं फॉर अनकीप, फॉर अपकीप ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली बेटा लोकल अथॉरिटी हो गई। तो सप्लायर एपेक्स फैसिलिटी है, रिसिपिएंट कौन हो गया बेटा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी होती है। मुझे बताइए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी होती है क्या? अरे बोलो होती है क्या? बिल्कुल होती है सर।
तो भैया सप्लायर तो एनी पर्सन हो सकता है, रिसिपिएंट लोकल अथॉरिटी हो ही गई। एक और चीज बोल रहा है वो आगे, क्या बोल रहा है आगे? आगे बोल रहा है सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट 20%, मतलब ये वाली कंडीशन भी पूरी हो गई। वैल्यू ऑफ गुड्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25% ऑफ टोटल वैल्यू while प्रोवाइडिंग सच मेंटेनेंस सर्विस। ठीक है, अब अपने को ये बताना है ये टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। तो देखो भैया, अब इसमें ट्रिक इतनी सी है, आप ये समझना। इन्होंने बोला था इन रिलेशन टू फंक्शंस एंट्रस्टेड टू म्युनिसिपल म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। अब तुम एक चीज समझो, सिविल मेंटेनेंस करना म्युनिसिपैलिटी का फंक्शन नहीं होता है सर। म्युनिसिपैलिटी का काम होता है क्लीनिंग करना, मेंटेनेंस करना, सिटी की मेंटेनेंस करने का काम होता है उनका। पंचायत के भी ये सारे काम होते हैं। सिविल मेंटेनेंस सर्विस इज नॉट इन रिलेशन टू फंक्शंस एंट्रस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, सिविल मेंटेनेंस सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सर्विसेज in relation to services in relation to functions entrusted to functions entrusted to municipality और पंचायत और पंचायत, hence not exempt। याद रखिए ये एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल करेंगे इसको। टी लिख रहा हूं इसके आगे, टी माने टैक्सेबल। ठीक है, अगले पॉइंट पर आइए। अब अगला पॉइंट तो बड़ा इजी है, मुझे एक बार देख के बताइए, आपको लीगल सर्विसेज का हेड मिल रहा है क्या नोट्स में? आपको लीगल सर्विसेज का हेड मिल रहा है क्या नोट्स में? मुझे देखकर बताइए मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यस सर। अच्छा, अब लीगल सर्विस में याद है इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट। अगर लीगल सर्विस दे रहा होता था, किसको दे रहा होता था? अदर देन बिजनेस एंटिटी को, तो एग्जेम्प्ट होता था। सीजी को, एसजी को, यूनियन टेरिटरी को दे रहा होता था तो भी एग्जेम्प्ट होता था। बिजनेस एंटिटी को देता था जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है तो भी एग्जेम्प्ट होता था। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, मैसर्स तलरेजा एंड तलरेजा फर्म ऑफ एडवोकेट, मैसर्स तलरेजा एंड तलरेजा फर्म ऑफ एडवोकेट प्रोवाइड्स लीगल सर्विसेज टू स्टेट गवर्नमेंट। बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सप्लायर कौन हो गया? फर्म ऑफ एडवोकेट। सर्विस तो लीगल सर्विस है ही, दिख ही रही है, लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में। और रिसिपिएंट हो गई स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट लीगल सर्विस स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को देता है तो एग्जेम्प्ट होती है। तो ये बेटा ई लिख रहा हूं, एग्जेम्प्ट हो गई। आई होप आया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। बीएलएफ मॉल नोएडा प्रोवाइड सर्विसेज बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन द बेसमेंट ऑफ मॉल। अब इस तरह के पॉइंट्स में बच्चे पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले अरे ये क्या है। कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम्पशन हमने पढ़ा ही नहीं है। मॉल में पार्किंग की सर्विस है, क्या हमने कहीं ऐसा पढ़ा है? कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि मॉल की पार्किंग की सर्विस एग्जेम्प्ट होती है। इसके आंसर को सिर्फ ऐसे पुटअप करना है, देर इज नो एग्जाम्पशन फॉर पार्किंग सर्विसेज अंडर जीएसटी लॉ, therefore this service is taxable। क्या लिखोगे? there is no exemption for parking services under GST law, therefore this service is taxable। खत्म, इससे ज्यादा माथापच्ची पेपर में पालने की जरूरत नहीं है। तो ये भी ये टैक्सेबल रहेगा, ध्यान रखना। ये टैक्सेबल रहेगा, ध्यान रखना। ये टैक्सेबल हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट टैक्सेबल हो गया, सेकंड पॉइंट एग्जेम्प्ट हो गया, थर्ड पॉइंट टैक्सेबल हो गया, लास्ट फोर्थ पॉइंट। अब एजुकेशन का हेड अगर आप निकालते हो, निकालो एक बार। तो एजुकेशन हेड में याद हो तो मैंने एक एब्रीविएशन बनाई थी, TCS। टी था ट्रांसपोर्टेशन, सी था केटरिंग और एस था सिक्योरिटी सर्विस। तो अगर कोई भी पर्सन ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, केटरिंग की सर्विस या सिक्योरिटी की सर्विसेज प्री प्राइमरी स्कूल्स या अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल यानी 12th तक के स्कूल्स को प्रोवाइड करता है तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट होती है। हाँ, वो सर्विस टैक्सेबल होती है अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज को देते। अब अगर आप ये पढ़ोगे तो क्या हो रहा है पॉइंट में, services provided by a private transport operator
टू स्कॉलर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, तो स्कूल हो गया, बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है, तो ये सर्विस बेटा एग्जेम्प्ट होती है, तो ये भी क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। तो पहले वाला टैक्सेबल है, सेकंड वाला एग्जेम्प्ट है, थर्ड वाला टैक्सेबल है, फोर्थ वाला एग्जेम्प्ट है। आई होप बच्चों एट्थ क्वेश्चन आया होगा, जल्दी बोलिए भाई, एट्थ क्वेश्चन आया यस नहीं सर। आया? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब नाइन्थ क्वेश्चन वैसे तो बहुत आसान है, नाइन्थ क्वेश्चन में वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन नाइन्थ क्वेश्चन में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है, वो अपन पहले डिस्कस करेंगे। और मैं साथ के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अमेंडमेंट आप अपने नोट्स में नोट डाउन करें, ताकि बाद में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आए कि अरे यार ये अमेंडमेंट है, हमें तो याद ही नहीं रहा कि पेपर में अमेंडमेंट थी और हम गलत करके आ गए। बेटा अपना एक चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई, चैप्टर नंबर 6। अच्छा, अब अगर आपको याद हो, अगर मेरे को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज निकालना होता था, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन नंबर 13 के अकॉर्डिंग निकलता था। अब मुझे देखकर बताओ, सेक्शन 13 के अंदर ही सेक्शन 13 का सबसेक्शन 3 है, कोई अगर मेरे को देख के बता सकता है, नोट्स में लिखा रखा है मैंने, 13 के 3 में किसका टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है? रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का, बिल्कुल ठीक बात है सर, रिवर्स चार्ज का निकलता है सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अब मैं तुम्हें पहले एक प्रोविजन याद दिलाना चाहूंगा, नहीं तो आपको अमेंडमेंट भी नहीं समझ में आएगा और प्रोविजन तो वैसे भी नहीं आएगा। बेटा याद आया क्या प्रोविजन, ये बताना आप, प्रोविजन याद आया क्या, आप मुझे ये बताना, बाकी सब छोड़ दो। प्रोविजन याद आ रहा है क्या, बस मुझे ये बता देना, है ना? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, प्रोविजन याद आ रहा है क्या, आप बस मुझे ये बता देना, है ना? बच्चों मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था, इनवॉइस कौन इशू करता है, सप्लायर इशू करता है, सही बात है? इनवॉइस कौन इशू करता है, सप्लायर इशू करता है। अच्छा, लेकिन अगर आप जाके सेक्शन 31 पढ़ोगे, टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में सेक्शन 31 पढ़ोगे, तो वहां पे मैंने आपको एक प्रोविजन पढ़ाया है कि जहां पे रिवर्स चार्ज होता है, चाहे 93 में हो चाहे 94 में हो, जहां पे रिवर्स चार्ज होता है, रिवर्स चार्ज, चाहे 93 चाहे 94, और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो इनवॉइस रिसिपिएंट को इशू करना पड़ता है, इनवॉइस रिसिपिएंट को इशू करना पड़ता है। आपको अगर ये प्रोविजन ढूंढना है, अपने नोट्स में ढूंढो, मिल जाएगा, मैं वेट कर रहा हूं। इस तरह का एक छोटा सा डायग्राम भी मैंने आपको दिया हुआ है कि रिवर्स चार्ज या तो 93 में होगा या 94 में होगा। 93 में है तो आपको ये देखना पड़ेगा, 93 में तो आपको देखना पड़ेगा कि सप्लायर रजिस्टर्ड है या सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। और 94 की तो कंडीशन ही होती है, 94 की तो कंडीशन ही होती है कि 94 में तो सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है। तो जहां सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, इन दोनों ही केसेस में रिसिपिएंट विल इशू द इनवॉइस। रिसिपिएंट विल इशू द इनवॉइस, याद है क्या, याद है क्या, जल्दी बोलो, बोलो बेटा, देख लो तुम, याद आना चाहिए पहले, ये याद नहीं आएगा जब तक अमेंडमेंट नहीं समझ में आएगा। अमेंडमेंट एकदम चुन्नू सा है, छोटू सा है, मेन है कि अपने को प्रोविजन समझा हुआ हो, प्रोविजन नहीं समझा हुआ है तो बात ही खत्म हो गई। बोलिए, मिल रहा है ये प्रोविजन आपको सेक्शन 31 में, टैक्स इनवॉइस में? बताओ बेटा, रिप्लाई करना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, आप जल्दी बताओ मेरे को। आराम से प्रोविजन ढूंढ लो टैक्स इनवॉइस में, आपके पास नोट्स हैं, नोट्स के प्रिंट आउट हैं आपके पास, वहां पे जाके एक डायग्राम बना हुआ है कि इनवॉइस कौन इशू करेगा, सेक्शन 31 है, सब सेक्शन 3 है, क्लॉज एफ है, 31 के 3 के एफ में मिलेगा ये प्रोविजन आपको। जल्दी बताइए, मिल गया? यस सर। बहुत बढ़िया, सच्ची में मिल गया या मुझे खुश करने के लिए यस बोल दिया? बताओ, बोलो यस बोलो, मिल गया, चलो। तो मतलब ऐसा पॉसिबल है ना कि इनवॉइस रिसिपिएंट भी इशू कर सकता है, लेकिन सिर्फ रिवर्स चार्ज में।
अच्छा, अब मुझे ये देखकर बताओ 13(3) में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता था। तो मैंने लिखाया होगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज विल बी, बताओ क्या था, बोलो बोलो, ये तो बता दो कम से कम, सर खुश हो जाएंगे, बताओ क्या था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विल बी, बोलो बेटा, क्या होता था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, रिवर्स चार्ज 13(3)। The date of डेट payment ऑफ was पेमेंट 60 बिल्कुल, 61 days from फर्स्ट डे issue ऑफ of एक्चुअल actual डेट या तो ऑफ डेट ऑफ पेमेंट लेते थे, या क्या लेते थे, 61st डे फ्रॉम एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस। 61st डे फ्रॉम एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, यही लेते थे क्या, बताओ बोलो। ठीक है, अब अमेंडमेंट ये आया, लॉ ये बोला कि यही रूल लगाना है, ए पॉइंट डेट ऑफ पेमेंट लेनी है, बी पॉइंट लेना है 61st डे फ्रॉम एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। लेकिन लॉ बोला 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस वहां पर लेना जहां पर इनवॉइस सप्लायर ने बनाई है, मतलब 61st डे वाला रूल वहां लगाना जहां इनवॉइस सप्लायर बना रहा है। तो ये अब ऐसे हो गया 61st डे फ्रॉम एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस वेयर इनवॉइस इज इशूड बाय सप्लायर, वेयर इनवॉइस इज इशूड बाय सप्लायर। और लॉ ने का ऑल्टरनेट ये दे दिया, बोले 61st डे मत लेना, सिंपली एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ले लेना, सिंपली एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ले लेना, एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ले लेना, एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ले लेना। बोले वेयर इनवॉइस इज इशूड बाय रिसिपिएंट, बोले अगर इनवॉइस रिसिपिएंट ने इशू करी है तो फिर आप एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस लेना, उसमें 61 डेज मत जोड़ना, उसमें 61 डेज मत जोड़ना। तो अब अपने को ये दोनों में से एक चीज क्वेश्चन में लेनी है, डिपेंडिंग अपॉन कि इनवॉइस सप्लायर बना रहा है या इनवॉइस रिसिपिएंट बना रहा है। और इन दोनों में से बच्चों अपन कर लेंगे विच एवर इज अर्लियर, और जो भी विच एवर इज अर्लियर आएगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो एक ये छोटा सा चेंज है जो आपको अपने नोट्स में कर लेना होगा, एक छोटा सा अमेंडमेंट है, आपको याद भी रखना होगा और अपने नोट्स में कर भी लेना होगा, ठीक है। अब सर अब सर ये क्वेश्चन है 9, बहुत सारे चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन नहीं है, तो सारे चैप्टर वन बाय वन एनालाइज करते जाएंगे और साथ की साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एकदम आराम से हो जाएगा, देखिए। मिस्टर मुत्तुस्वामी, एन इलेक्ट्रॉनिक डीलर रजिस्टर्ड इन बैंगलोर कर्नाटका, hired Messrs Parivahan Logistics, an unregistered GTA, to deliver his goods at the place of business of customer in Jaipur। ठीक है, अब सर इसको पढ़ के एक चीज एनालाइज करो। अच्छा मुझे आपको बताओ, ये बात तो सेम आरटीपी में एक और क्वेश्चन में अप्लाई हो चुकी है जो अभी सिखाऊंगा। सर जीटीए के केस में ऑप्शन रहता है कि फॉरवर्ड चार्ज भी लग सकता है और रिवर्स चार्ज भी लग सकता है। अब याद करो, अगर जीटीए को फॉरवर्ड चार्ज में जाना है तो तीन कंडीशन होती थी, पहला जीटीए रजिस्टर्ड होना चाहिए, दूसरा जीटीए टैक्स इनवॉइस इशू करे, और तीसरा जीटीए इनवॉइस पर ये डिक्लेरेशन दे, क्या दे, ये डिक्लेरेशन दे कि भैया मैं तो कहां जाना चाहता हूं, फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहता हूं। ये तीनों कंडीशन पूरी होती थी तो जीटीए पे फॉरवर्ड चार्ज लगता था। अब भैया दिमाग लगाओ, यहां पर जो जीटीए है, यहां पर जो जीटीए है वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, लिखा हुआ है अनरजिस्टर्ड जीटीए, तो ये फॉरवर्ड चार्ज में तो जा ही नहीं सकता। तो ये जो सर्विसेज हैं इस पे बाय डिफॉल्ट क्या लग गया, पहली चीज तो रिवर्स चार्ज। ये बात आपको पेपर में पहले तो स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, सिंस इन द गिवन केस, ये थ्योरी क्वेश्चन है, सिंस इन द गिवन केस जीटीए इज अनरजिस्टर्ड, he cannot opt for forward charge, so reverse charge mechanism will apply and recipient will be liable to pay GST। बताइए समझ में आया नहीं आया स्टूडेंट्स, फटाफट बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है।
Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes. अच्छा, लेकिन अब एक और चीज थी, रिवर्स चार्ज लगाने के लिए भी एक कंडीशन और होती थी कि जो रिसिपिएंट है वो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट होना चाहिए। अब स्पेसिफाइड रिसिपिएंट में फैक्ट्री आती थी रजिस्टर्ड, सोसाइटी आती थी रजिस्टर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी आती थी रजिस्टर्ड, बॉडी कॉर्पोरेट आती थी, और एनी पर्सन आता था रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब यहाँ पे सप्लायर कौन है? जीटीए। रिसिपिएंट कौन है? मुत्तुस्वामी। तो मुत्तुस्वामी लिखा हुआ है रजिस्टर्ड है, तो जब मुत्तुस्वामी रजिस्टर्ड है यानी वो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट हो गया। क्योंकि वो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट हो गया तो वो यहाँ पे क्या माना जाएगा? वो यहाँ पर बच्चों माना जाएगा स्पेसिफाइड रिसिपिएंट। वो बच्चों यहाँ पर क्या माना जाएगा? वो बच्चों यहाँ पर माना जाएगा स्पेसिफाइड रिसिपिएंट। तो मुत्तुस्वामी यहाँ पर क्या हो गया भैया? स्पेसिफाइड रिसिपिएंट हो गया। तो ये तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई कि यहाँ पे आरसीएम लगेगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे सेक्शन कौन सा लगाया? 93S एंड साथ में जो नोटिफिकेशन आया है वो, और यहाँ पर आरसीएम हो गया। आरसीएम की क्लैरिटी है, बस अब खेल खत्म है सवाल में। अब कुछ है ही नहीं सवाल में। अगर आपको पता है कि आरसीएम है तो बचा हुआ तो क्वेश्चन है ही नहीं। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान दो। आगे क्वेश्चन बोल रहा है मैसर्स परिवहन लॉजिस्टिक्स चार्ज 60,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विच वाज पेड बाय मुत्तुस्वामी ऑन 4th जनवरी थ्रू अकाउंट पे चेक। तो हमारी डेट ऑफ पेमेंट क्या हो गई? हमारी डेट ऑफ पेमेंट क्या हो गई? 4th Jan। ये हमारी डेट ऑफ पेमेंट हो गई। सप्लायर कौन है? परिवहन लॉजिस्टिक्स है। ठीक है साहब। डिलीवरी भी सेम डेट पर हो गई, बहुत बढ़िया बात है। बोल रहा है परिवहन लॉजिस्टिक्स ने इनवॉइस नहीं बनाई। नहीं बनाई तो नहीं बनाई, क्या फर्क पड़ता है? अब दिमाग लगाओ। अभी समझाया अभी। परिवहन ने इनवॉइस नहीं बना के कोई गलती नहीं करी है, अभी जस्टिफाई कर लेते हैं। अभी सीखा है वैसे तो हमने ये चीज। सिंस इट वाज अनरजिस्टर्ड इन दिस केस यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन पर्सन लायबल टू इशू टैक्स इनवॉइस। तो क्या समझोगे? सिंस इट इज अ केस ऑफ आरसीएम, यहां पे आरसीएम लग रहा है अंडर सेक्शन 93। बिल्कुल लग रहा है, मैंने दिखा आपको प्रूव करा दिया कि आरसीएम लग रहा है। एंड सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है। सप्लायर कौन है? परिवहन लॉजिस्टिक्स है कि नहीं है? और वो तो अनरजिस्टर्ड है। देयरफॉर क्या भाई? देयरफॉर recipient will be liable to issue, therefore recipient will be liable to issue टैक्स इनवॉइस। इसलिए बोले टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा? बोले टैक्स इनवॉइस रिसिपिएंट इशू करेगा। टैक्स इनवॉइस रिसिपिएंट इशू करेगा। अब रिसिपिएंट कौन है भैया? सप्लायर तो है परिवहन लॉजिस्टिक्स। रिसिपिएंट कौन है? मिस्टर मुत्तुस्वामी। तो हु विल इशू द टैक्स इनवॉइस? बोले रिसिपिएंट दैट इज मिस्टर मुत्तुस्वामी विल इशू द टैक्स इनवॉइस। बताइए पहला पार्ट क्लियर है क्या स्टूडेंट? जल्दी बोलिए, पहला पार्ट क्लियर है? चलिए Yes, sir. अगला पार्ट आता है। ये रिप्लाई कर दिया करो यार थोड़ा बहुत, मुझे भी लगे हाँ भैया आपको आ रहा है याद। अच्छा मुझे बताइए टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस क्या होता है? सिंपल, सर्विसेज का केस है, वापस से देखो ये वाला पार्ट भी सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग हुआ, ये भी सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग ही होगा। ज्यादा हार्ड मत बनाइए, बड़ा इजी है। ये पूछा टाइम लिमिट क्या होगी टैक्स इनवॉइस को इशू करने की, तो मुझे बताओ टैक्स इनवॉइस को इशू करने की क्या टाइम लिमिट थी सेक्शन 31 में सर्विसेज के केस में? सर्विस के केस में बताओ टैक्स इनवॉइस कितने टाइम में इशू होती है? सेक्शन 31 देखकर बताओ। The 30 days. 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो इनवॉइस कब इशू होगी बताओ? सर्विस देने के 30 डेज में, सर्विस देने के 30 डेज में। अब क्या बोल रहा है देखो, सर्विस देने की डेट कैसे पता चलेगी? 4th January को अकाउंट पे चेक से पेमेंट किया था, लिख रहा है डिलीवरी वाज आल्सो मेड ऑन द सेम डेट। तो ये हमारी क्या हो गई? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस हो गई। डिलीवरी भी उसी दिन हुई है ना, तो ये डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस हो गई 4 जनवरी। भाई मेरी सर्विस क्या थी? जीटीए की, तो मैंने 4 जनवरी को माल दे दिया तो सर्विस कंप्लीट हो गई। तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस है 4 जनवरी। इनवॉइस 4 जनवरी से 30 डेज में इशू होना होता है, ऐसा सेक्शन 31 में लिखा हुआ है। सेक्शन 31 क्या बोलता है? इन केस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इनवॉइस शुड बी इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द
विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 4 जनवरी है, 4 जनवरी में जोड़ो 30 दिन। तो जनवरी कितने दिन का महीना है? 31 डेज का। तो 27 डेज तो जनवरी के और 3 दिन फरवरी के। तो क्या आ गया? लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। लिख कर आ जाना पेपर में, देयरफॉर इन द गिवन केस लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज 3rd Feb। खत्म। आया नहीं आया ये वाला पार्ट? बिल्कुल आ गया सर। और लास्ट पार्ट है भैया अमेंडमेंट का। यही तो अमेंडमेंट है, पढ़ाया मैंने। टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है हमको ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए, अज्यूमिंग दैट टैक्स इनवॉइस इशू हो गई है जो लास्ट डे थी इशू होने की, उस पे टैक्स इनवॉइस इज इशूड ऑन लास्ट डे ऑन विच इट शुड हैव बीन इशूड। अभी अभी ऊपर हमने निकाला टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस 3rd Feb। मतलब ये बोला टैक्स इनवॉइस इज इशूड ऑन लास्ट डे व्हेन इट शुड हैव बीन इशूड। तो इनवॉइस को इशू करने की लास्ट डेट अभी अभी आपने कैलकुलेट करी, देखो यहाँ पे 3 फरवरी, मतलब इनवॉइस 3 फरवरी को इशू हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे लगाओ सेक्शन 13(3) जो कि टाइम ऑफ सप्लाई का केस है आरसीएम में। इसमें इन्होंने बोला था ए पॉइंट तो लेना है डेट ऑफ पेमेंट, ए पॉइंट तो लेना है डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट गिवन है 4 जनवरी, तो डेट ऑफ पेमेंट तो 4 जनवरी हो गई। या फिर अपने को लेना है डेट ऑफ पेमेंट तो हो गई 4 जनवरी, 4th January। या फिर अपने को लेना है, अब देखो मैंने क्या बताया, अगर इनवॉइस सप्लायर इशू कर रहा है तो 61 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस लो, और अगर इनवॉइस रिसिपिएंट इशू कर रहा है तो एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस लो। तो अभी तो आरसीएम है, तो पर्सन लायबल टू इशू टैक्स इनवॉइस रिसिपिएंट था यानी मुत्तु स्वामी था। तो मैं यहाँ पे 61 डेज नहीं जोड़ूंगा, मैं सीधे एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस लूंगा। तो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला टैक्स इनवॉइस इज इशूड ऑन लास्ट डे ऑन विच इट शुड हैव बीन इशूड। तो इनवॉइस को इशू करने की लास्ट डेट हो गई 3 फरवरी। तो आप विच एवर इज अर्लियर कर लो, विच एवर इज अर्लियर करोगे तो टाइम ऑफ सप्लाई हो गया 4th Jan। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 4th Jan। थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 4th Jan। सेकंड वाले का आंसर हो गया 3rd Feb। और फर्स्ट वाले के आंसर हो गए मिस्टर मुत्तु स्वामी। बताइए आया नहीं आया सवाल? जल्दी बोलिए स्टूडेंट, कोई डाउट? नो सर। बहुत बढ़िया। अब सर एक ये सवाल है, और ये सवाल एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे इस बार इन्होंने आरटीपी में डाला है जो हमारे मॉड्यूल में ही नहीं है। मतलब सवाल डाल दिया, कॉन्सेप्ट ही नहीं है मॉड्यूल में, आप खोलेंगे नहीं मिलेगा। पर सवाल आना चाहिए, सवाल मैं सिखाऊंगा, कोई हार्ड नहीं है, इजी है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए, बस वो कॉन्सेप्ट अपने को पता चलती है, सवाल 2 मिनट का है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एक्स, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एक्स वर्क्स का। ये वर्ड ही नहीं समझ में आएगा जब तक सवाल नहीं हो सकता। तो मैं ये वर्ड आपको समझा देता हूँ, उसके बाद तो सवाल तो 2 मिनट का है, कुछ नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इसका मैं आंसर लिख दूंगा प्रॉपर सवाल का, पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है आंसर को। पहले मुझे एक बात बताइए, सब छोड़िए, मैं पहले इस पे वो लीगल प्रोविजन बताता हूँ क्या अप्लाई होगा, बाकी सवाल तो होता रहेगा, सवाल की कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आप ये बताइए, मैं सिर्फ आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। सर आपको याद है हमने पढ़ा था आईटीसी अवेल करना होता है, तो आईटीसी अवेल करने की बहुत सारी कंडीशंस होती थी। तो आईटीसी को अवेल करने की जो कंडीशन होती थी वो सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 में होती थी। तो याद है आईटीसी को अवेल करने की पहली पहली कंडीशन क्या थी? बताओ, आईटीसी को अवेल करने की पहली पहली कंडीशन क्या थी? तो एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए या फिर रिवाइज टैक्स इनवॉइस होना पहली चाहिए। कंडीशन थी कि रजिस्टर्ड पर्सन शुड हैव अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। अब उसमें बहुत सारे टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे, यस याद सर। आया? अच्छा, अब याद है एक पॉइंट और होता था कि सब जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो आईटीसी लेना चाहता है, पॉइंट था रजिस्टर्ड पर्सन शुड हैव एक्चुअली रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज। यस सर। तो अगर आपको गुड्स एंड सर्विस नहीं मिले हैं, तो जब तक गुड्स एंड सर्विस नहीं मिले आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते। तो मान लीजिए गुड्स इन ट्रांजिट है तो आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते। याद है? यस सर। बिल्कुल सर याद है, ये तो पढ़ा है हमने। अच्छा एक बात और याद है,
सेक्शन 17(5) था ब्लॉक्ड क्रेडिट का। 17(5) क्या बोलता था कि अगर कोई आइटम डिस्ट्रॉयड हो गया या अगर कोई आइटम लॉस्ट हो गया तो लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड आइटम्स के ऊपर आप आईटीसी नहीं ले सकते। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। 17(5) में जाके देखो, कोई आइटम फ्री सैंपल पे बांट दिया, लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलता था। याद है कि नहीं याद है, बताओ आप तो। यस सर। याद है, चलो। तो मैं अभी आपको ज्यादा कुछ नहीं बता रहा, अभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूँ। एक्स वर्क्स का मतलब छोड़ दो, वो मैं सिखाऊंगा। पहले जो क्वेश्चन में प्रोविजन लग रहे हैं वो देखो। अगर मैं आंसर टू क्वेश्चन 10 लिखने जाता हूं तो मैं सबसे पहले तो पेपर में लिख के आऊंगा, एज पर सेक्शन 16, सेक्शन नंबर नहीं याद है बिना सेक्शन नंबर के लिख देना, ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, कॉमा, नो आईटीसी कैन बी अवेल्ड, नो आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन गुड्स और सर्विसेज by registered person, by registered person unless he has, unless he has actually received goods और services। बताओ, ये प्रोविजन याद आया? अच्छा, यस। इस प्रोविजन का एक एक्सेप्शन होता था। इस प्रोविजन का एक एक्सेप्शन होता था, किसी को याद है क्या एक्सेप्शन होता था? रिलेशनशिप टू मॉडल। वेरी गुड। एक ही एक्सेप्शन था, वो यहाँ काम नहीं आएगा, मैं तो सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूं, ओनली एक्सेप्शन बीइंग बिल टू शिप टू मॉडल। वो एक्चुअली क्या है, मैं प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन के अप्रोच से कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं ये लिख दिया, नहीं तो नहीं भी लिखोगे तो चल सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट और है, पहले तो ये समझ लो, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। आपको याद है जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाते थे उन पे आईटीसी नहीं मिलता था, ठीक है। तो एक पॉइंट और है, पूरा प्रोविजन लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट लिखिए, एज पर सेक्शन 17(5) वेयर एनी गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, बोले अगर कोई गुड डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, वेयर एनी गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, बोले अगर कोई गुड डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, then ITC will be blocked, then ITC will be blocked on such goods। बोलिए कोई प्रॉब्लम? नो सर। पहले बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनना। एक्स वर्क्स का क्या मतलब होता है? पहले एक्स वर्क्स का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? नहीं पता होगा सर, ये सुना ही नहीं होगा आपने कभी। मीनिंग ऑफ एक्स वर्क्स, अब यही एक नया कॉन्सेप्ट है, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है मीनिंग ऑफ एक्स वर्क्स, ये आपके नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, और आपको लिखना है तो लिखाना, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक्स वर्क्स का मतलब ये होता है कि जब सप्लायर ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे देगा, जैसे मैं सप्लायर हूं, आप रिसिपिएंट हो, मैं जयपुर में रहता हूं, आप दिल्ली में रहते हो, मैं जयपुर से दिल्ली आपको माल भेज रहा हूं वाया ट्रांसपोर्टर। तो जब सप्लायर माल ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर कर देगा, जब सप्लायर माल ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर कर देगा, सप्लायर की गुड्स के प्रति जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी। गुड्स से रिलेटेड कोई भी रिस्क सप्लायर बियर नहीं करेगा, गुड्स का आगे का रिस्क रिसिपिएंट का है। कल को गुड डिस्ट्रॉयड हो गए, लॉस्ट हो गए, जल गए, कट गए, मर गए, कुछ भी हो गया, बोले रिसिपिएंट जाने, रिसिपिएंट का काम जाने। मतलब बेसिकली एक्स वर्क्स में क्या होता है, सप्लायर की जिम्मेदारी अपने फैक्ट्री गेट पे माल देने की है। मतलब मैं सप्लायर हूं, एक ट्रांसपोर्टर आएगा अपना ट्रक लेकर, अपना व्हीकल लेकर, जो भी लेकर आएगा, वो आएगा मेरे फैक्ट्री गेट से माल उठाएगा और ले जाएगा, खत्म। मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी मतलब सप्लायर की जिम्मेदारी माल डिलीवर करने की अपनी फैक्ट्री के गेट तक है। तो एक्स वर्क्स का क्या मतलब होता है, सप्लायर इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक गुड्स, सप्लायर रिस्पॉन्सिबल
only to make goods, only to make goods available at his premises, अपने premises पे. ओनरशिप एंड रिस्क, जो भी ओनरशिप और रिस्क होती है गुड्स की, ओनरशिप एंड रिस्क ऑफ गुड्स रिसिपिएंट को मिल जाएगी, विल पास ऑन टू रिसिपिएंट एट द एट द डिलीवरी ऑफ गुड्स, जैसे ही गुड्स की डिलीवरी हो गई, एट द डिलीवरी ऑफ गुड्स, जैसे ही गुड्स की डिलीवरी हो गई, एट द डिलीवरी ऑफ गुड्स, जैसे ही गुड्स की डिलीवरी हो गई, एट द डिलीवरी ऑफ गुड्स, एट द डिलीवरी ऑफ गुड्स एट फैक्ट्री गेट ऑफ सप्लायर, एट फैक्ट्री गेट ऑफ सप्लायर. सप्लायर जैसे ही अपने फैक्ट्री गुड्स पे माल दे देगा, सप्लायर की जिम्मेवारी खत्म, गुड्स की ओनरशिप और रिस्क बायर की है. ओनरशिप एंड रिस्क ऑफ गुड्स will pass on to recipient at delivery of goods as factory gate of supplier to transporter. क्लियर है? आई होप सबको समझ में आया होगा. सबको समझ में आया होगा. एक्स वर्क्स का मतलब समझ गए? बोलिए बेटा. तो अब इसमें बच्चों एक सर्कुलर है सीबीडीटी का, सीबीआईसी का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस का, कि बोले हम ये डीमिंग प्रोविजन मानेंगे कि बायर को गुड्स उसी दिन मिल गए, रिसिपिएंट को गुड्स उसी दिन मिल गए जिस दिन सप्लायर ने अपने फैक्ट्री गेट पर दिए. मतलब मैं सप्लायर हूं, आप रिसिपिएंट हो, तो एक्चुअल ट्रांजिट से मतलब नहीं है. रिसिपिएंट को गुड्स की डिलीवरी उसी दिन हुई भी मान ली जाएगी जिस दिन सप्लायर ने अपने फैक्ट्री गेट पे ट्रांसपोर्टर को दे दिए. और इसके पीछे लॉजिक इतना सा है क्योंकि गुड्स का ओनरशिप और रिस्क ऑलरेडी रिसिपिएंट को मिल चुका है. तो इन्होंने सर्कुलर में क्लैरिफाई किया, एज पर सर्कुलर it has been clarified that delivery of goods will be deemed to be completed, हम तो complete मान लेंगे, will be deemed to be completed to recipient when goods are delivered to transporter, जब ट्रांसपोर्टर को दे दिए, when goods are delivered to transporter फैक्ट्री गेट पर, at factory gate, at factory gate of supplier. ये बेटा एक्स वर्क्स के रिगार्ड में आपको ध्यान रखना है. अब ये क्वेश्चन अपन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सभी बच्चे. अब अपन क्वेश्चन करेंगे, 2 मिनट का सवाल है, कुछ भी नहीं है. पढ़ लिया आपने? स्क्रीनशॉट लिया? आइए सवाल को पढ़ते हैं, फिनिश करते हैं. मैं फिर बोल रहा हूं, सवाल को पढ़ते हैं, फिनिश करते हैं. अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा है. Mascot Motor Private Limited, herein referred to as MMPL, a dealer of motor vehicle registered in Udaipur, Rajasthan, has given an X works contract to Ganesh Trader registered in Ahmedabad, Gujarat for manufacturing. क्या मैन्युफैक्चर करवाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है एमएमपीएल ने? एमएमपीएल बेटा कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, किसको दे रहा है? गणेश ट्रेडर को, कि तू मेरे लिए मैन्युफैक्चर कर दे 10 यूनिट ऑफ पिकअप वैन. तब समझो, मैन्युफैक्चरिंग गणेश ट्रेडर करेगा. गणेश ट्रेडर यहाँ पे सप्लायर है. क्या बनाएगा? 10 यूनिट्स ऑफ पिकअप वैन. किसके लिए? मैस्कॉट के लिए, एमएमपीएल के लिए. तो एमएमपीएल बेटा यहाँ पर क्या हुई? एमएमपीएल बेटा यहाँ पर रिसिपिएंट हुई. आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़िए. मैसर गणेश ट्रेडर्स मैन्युफैक्चर्ड द वैन्स एंड हैंडेड देम ओवर टू ट्रांसपोर्टर. ट्रांसपोर्टर को कब हैंड ओवर कर दिए उसने?
ऑन बिहाफ ऑफ MMPL ऑन 29 अप्रैल। तो आप ये मानोगे जो रिसिपिएंट है, जो अभी मैंने आपको सर्कुलर समझाया, रिसिपिएंट को गुड्स की ओनरशिप भी मिल गई है एंड रिसिपिएंट को गुड्स का रिस्क भी मिल गया है। रिसिपिएंट कौन है? MMPL। तो उसको ओनरशिप और रिस्क मिल गई है 29 अप्रैल को ही। तो डिलीवरी भी हम यही मानेंगे कि 29 अप्रैल को कंप्लीट हो गई। डिलीवरी डीम टू बी कंप्लीटेड, एक्चुअल में कंप्लीट नहीं हुई है, हम मान लेंगे कि कंप्लीट हुई है। डिलीवरी डीम टू बी कंप्लीटेड ऑन 29 अप्रैल। ठीक है, अब आगे इनवॉइस वगैरह बनेगा, वो तो सब बढ़िया है। फर्दर इट रेज द इनवॉइस फॉर ऑल 10 पिकअप वैन्स ऑन सेम डे, यानी 29 अप्रैल। MMPL ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड भी कर लिया सेम डे पे, अच्छी बात है। प्राइस ऑफ द वैन, पर वैन नहीं है, सारी वैन की मिलाकर है। एक्स फैक्ट्री 10 लाख है, GST 28% है, तो 10 लाख का 28% 2,80,000 रुपये होता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। However, the vans were physically received by MMPL at its showroom in राजस्थान ऑन 2 मई। इस डेट से कोई मतलब नहीं है उसको एक्चुअल कब रिसीव हुई। लॉ बोला हम तो उसी दिन डिलीवर्ड मान रहे हैं जिस दिन सप्लायर गणेश, जिस दिन सप्लायर गणेश, लॉ बोला हम तो उसी दिन डिलीवर मान रहे हैं जिस दिन सप्लायर गणेश ने हैंड ओवर कर दिए थे गुड्स ट्रांसपोर्टर को अपने फैक्ट्री गेट पे 29 अप्रैल को। अच्छी बात है। फिर आगे बोल रहा है पेमेंट वॉज ऑल्सो मेड ऑन द सेम डे, अच्छी बात है। आफ्टर द पेमेंट 2 वैन्स गॉट डैमेज्ड कंप्लीटली इन अ फायर इन द शोरूम इन फर्स्ट वीक। 2 वैन्स डैमेज हो गई एंड देयरफॉर दे वर रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ MMPL। अब यहाँ पे ब्लॉक्ड क्रेडिट का प्रोविजन लग गया, अगर आपको समझ में आ रहा है कि भैया वो वैन्स डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई तो आपने राइट ऑफ कर दी। जो गुड्स आपने राइट ऑफ कर दिए उस पर ITC नहीं मिलता। क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्कस द अवेलेबिलिटी ऑफ ITC ऑन पिकअप वैन्स टू MMPL with reference to provisions of GST law. In which month MMPL is eligible to avail ITC? तो 29 अप्रैल को एलिजिबल टू अवेल ITC। तो आप पहले तो ये बोलोगे MMPL will avail ITC of all 10 vans। 10 के 10 का ले रहे हैं, रीजन बताऊंगा क्यों। ऑन 29 अप्रैल, बोले 10 के 10 वैन का 29 अप्रैल को ले लेंगे। क्योंकि 29 अप्रैल को इसलिए लेंगे क्योंकि 29 अप्रैल को थोड़ी वैन डिस्ट्रॉय हो गई थी और ना हमें पता था 29 अप्रैल को डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हमने तो गुड्स कब रिसीव्ड हुए वे मान लिए थे? 29 अप्रैल को। तो जब गुड्स रिसीव्ड हो गए तब आप ITC ले सकते हो, तो आप ले लो। तो MMPL विल अवेल ITC ऑफ ऑल 10 वैन्स ऑन 29 अप्रैल ऑफ, और कितने का ITC लेगी? 2,80,000 का। सिंस अजम्पशन क्या है? गुड्स आर डीम टू बी डिलीवर्ड, क्योंकि हम गुड्स को डीम टू बी डिलीवर्ड मान रहे हैं। सिंस गुड्स आर डीम टू बी डिलीवर्ड। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है सर। आगे पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है, एक चीज और पूछ रहा है भाई हमारा। क्या पूछ रहा है? एंड हाउ मच ITC इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ वैन। तो अब देखो ये पूछ तो नहीं रहा, पर हमें एक्स्ट्रा में बताना है। एक बार तो पूरा 280 का ITC ले लिया, लेकिन बाद में वैन कब डिस्ट्रॉय हुई? फर्स्ट वीक ऑफ मई में। तो ITC रिवर्स होगा। तो फिर आपको बोलना पड़ेगा सिंस 2 वैन्स वर डिस्ट्रॉयड एंड रिटर्न ऑफ, डिस्ट्रॉयड एंड रिटर्न ऑफ, क्योंकि डिस्ट्रॉयड एंड रिटर्न ऑफ हो गई। हेंस ITC विल बी ब्लॉक्ड। ITC ब्लॉक्ड है ऑफ 2 वैन्स, पर हमने तो ऑलरेडी 10 वैन का ITC लेके रखा है, तो उसका रिवर्स कर दो। एंड देयर फॉर रिवर्स्ड। अब कितना ITC रिवर्स होगा ये भी अमाउंट कैलकुलेट करके बता दो। 2,80,000 10 वैन का है, तो एक वैन का 28,000, 2 वैन्स का 56,000। तो ITC रिवर्स कितना हो गया बच्चों? 56,000। ये क्वेश्चन है, एक बार देख के चले जाइए, कोई बुराई नहीं है देखकर जाने में। बाकी मुझे पता है नहीं आएगा ये पेपर में, देख के जाइए, देख के जाने में क्या दिक्कत है।
आए तो आए, ठीक है। और साथ की साथ अब देखिए पूरी आरटीपी भी हो गई, और सबसे बेस्ट पार्ट ये, जो भी दो तीन छोटे छोटे अमेंडमेंट इस बार आए हैं जीएसटी लॉ में, वो सारे इन्होंने आरटीपी में शो कर दिए, जिससे आपको अलग से नहीं करना पड़े। साथ में अमेंडमेंट भी हो गया, साथ में उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो गया। तो ये बहुत अच्छा काम इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए इस बार करके दिया है। आरटी पूरी कंप्लीट हो गई, जीएसटी के सारे पार्ट अपने इसके कंप्लीट हो गए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आरटीपी आई होगी। एक बार और चाहे क्विकली क्विकली पूरी आरटीपी अपनी तरफ से गो थ्रू और कीजिएगा, चाहे 10 मिनट में कीजिएगा, ताकि बाद में अपने को इस आरटीपी को अब वापस से देखना नहीं पड़े।